बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। इसके फर्स्ट 3 डिसऑर्डर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका डिसऑर्डर नंबर 4 जो कि बार्टर सिंड्रोम पे है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग ये जान ले कि इसको बार्टर सिंड्रोम क्यों कहा जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, किडनीज की बच्चों में पाई जाती है। इसको बार्टर सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फ्रेडरिक बार्टर। उन्होंने 1962 में फर्स्ट टाइम इस कंडीशन को डिस्क्राइब की हुई थी, तो इस वजह से इसको बार्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक रेयर इनहेरिटेड किडनी डिसऑर्डर है। इसमें जो किडनीज के अंदर जो लूप ऑफ हेनली होती हैं, जो नेफ्रॉन के जो लूप ऑफ हेनली होती हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। उनमें क्या होता है, उनकी जो थिक असेंडिंग लिम्ब होती हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं, और उसके इफ़ेक्ट होने की वजह से जो साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो क्यों इफ़ेक्ट होती हैं, तो उस जगह कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि जेनेटिकली इस पेशेंट के अंदर उस एरिया पे वो चीज़ें मौजूद नहीं होती। वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें चैनल होते हैं कुछ जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए वो नीडेड होते हैं, और एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसे हम कहते हैं कि वो NKCC2 ट्रांसपोर्टर है। वो ट्रांसपोर्टर वो बेसिकली यहाँ पे मौजूद नहीं होता, इनमें जेनेटिकली मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से उस एरिया पे उस एरिया का जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है अफेक्ट हो जाता है, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फिर आ जाते हैं। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली आप लोग ये जान ले कि नॉर्मली होता क्या है। जो लूप ऑफ हेनली होती हैं वहाँ पे सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड जो है उनकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और उस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, NKCC2 ट्रांसपोर्टर है। उसके थ्रू इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो अब जब ये कंडीशन आता है बार्टर सिंड्रोम का, तो इसमें बेसिकली जेनेटिकली ये जो ट्रांसपोर्टर है NKCC2 ट्रांसपोर्टर, और इससे रिलेटेड जो चैनल्स हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टर है ये मौजूद नहीं होती। तो फिर क्या होता है, ये सोडियम, पोटाशियम, ये क्लोराइड, इनकी जो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होनी थी वो नहीं होती है, और ये यूरिन में लॉस हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। उसकी वजह से जो रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। वो जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो अल्डोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती हैं। अल्डोस्टेरोन जब बढ़ जाता है तो इसकी वजह से मज़ीद पोटाशियम जो है उसकी लॉस हो जाती हैं। साथ में हाइड्रोजन आयन जो है उनकी लॉस हो जाती हैं। उसके रिजल्ट में हाइपोकेलीमिया एक साइड पे होता है, और दूसरी तरफ जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ बात चली जाती है, सॉरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ बात चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो लॉस होती है बहुत ज़्यादा मकदार में, तो इस वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। और साथ में ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहती है या नॉर्मल रहती है, ज़्यादातर लो हो जाती है, कभी कभी नॉर्मल भी रहती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ अल्डोस्टेरोन। तो ये एक ऐसी कंडीशन है। ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होती है, पोलियूरिया होता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। अब इसकी जो इटियोलॉजी है, इसकी जो कास है, वो आप लोगों ने याद रखना है, वो बहुत ज़रूरी है कि इसकी इटियोलॉजी ये है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो ट्रांसपोर्टर है NKCC2 ट्रांसपोर्टर वो डिफेक्टिव होता है, वो मौजूद नहीं होता। पोटाशियम चैनल और क्लोराइड चैनल जो होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, तो इस वजह से ये कंडीशन हो जाता है। इसको हम बार्टर सिंड्रोम कहते हैं। देखिए आप लोगों की स्लाइड्स में लिखा है कि बार्टर सिंड्रोम जो है वो एक जो ग्रुप होती है रेयर जेनेटिक कंडीशन में से एक ग्रुप होती है। डिफरेंट ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जो किडनीज को अफेक्ट करती हैं, वो बहुत जो है रेयर होती है, कभी कभार इस तरह बच्चों में पाया जाता है। तो उनमें से ये एक कंडीशन है। इसमें पोलियूरिया होता है, और उस पोलियूरिया में क्या होता है, जो सोडियम है, पोटाशियम है, ये वेस्ट हो जाते हैं, ये चले जाते हैं, यूरिन के साथ निकल जाते हैं, इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती।
अल्डोस्टेरोन जो है वो उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, रेनिन की लेवल इंक्रीज हो जाती है, साथ में क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है और ग्रोथ फेलियर होता है उन बच्चों की जिन बच्चों को बार्टर सिंड्रोम होती है। इसको बार्टर सिंड्रोम के अलावा हम पोटाशियम वेस्टिंग साल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब देखिए काज यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में बताए गए हैं कि डिफरेंट जो है जीन डिफेक्ट हैं, 5 तक जीन डिफेक्ट जिनकी वजह से बार्टर सिंड्रोम होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन चैनल्स में प्रॉब्लम आती है, चैनल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, वो ट्रांसपोर्टर जो है वो मौजूद नहीं होता, कभी कभी वो डिफेक्टिव होता है, तो इस वजह से ये कंडीशन होती है और ये कंडीशन बाय बर्थ होती है, ये एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है। और दूसरी बात ये कि इस कंडीशन में होता क्या है, किडनीज की जो एबिलिटी है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने की वो ख़त्म हो जाती है। तो जिस बच्चे को बार्टर सिंड्रोम होता है वो टू मच सोडियम जो है वो यूरिन के साथ वो रिलीज हो जाती है। इससे क्या होता है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसकी लेवल ज़्यादा हो जाती हैं और किडनीज जो है वो फिर उसके लेवल ज़्यादा होने की वजह से टू मच पोटाशियम जो है वो भी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, तो इसीलिए इसको हम पोटाशियम वेस्टिंग बी कहते हैं। ये कंडीशन आल्सो रिजल्ट इन एबनॉर्मल एसिड बैलेंस, जाहिर सी बात है क्योंकि साथ में हाइड्रोजन आयन जो है उन वो भी रिमूव हो जाते हैं बॉडी से, तो इस वजह से क्या होता है कि एसिडिटी की तरफ सॉरी अल्कलिनिटी की तरफ बात चली जाती है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है जिसको हम हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस कहते हैं। विच कॉज टू मच कैल्शियम इन द यूरिन, जिसकी वजह से क्या होता है यूरिन में टू मच कैल्शियम भी होता है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है कि विच कॉज, यहाँ पे हाइपो जो कैलेमिक अल्कलोसिस हो रही है उसकी बात हो रही है कि उसकी वजह से टू मच कैल्शियम जो है वो यूरिन में चला जाता है, लेकिन इसमें बेसिकली जो ट्रांसपोर्टर होती है NKCC2 ट्रांसपोर्टर जिसकी मैं शुरू से बात कर रही हूँ, वो जब जेनेटिकली वो डिफेक्टिव होता है तो उस वजह से मेन रीज़न वही होता है कि यूरिन में कैल्शियम जो है वो भी रिलीज हो रही होती है, क्योंकि नॉर्मली ये जो ट्रांसपोर्टर होती है NKCC2 ट्रांसपोर्टर, इसका काम ही यही होता है कि ये सोडियम पोटाशियम क्लोराइड इसकी रीअब्जॉर्प्शन कर रही होती है, तो उस टाइम कुछ पोटाशियम जो है वो ट्यूब्यूल के अंदर ये छोड़ देती है, लीक कर देती है, और जब कुछ पोटाशियम ट्यूब्यूल के अंदर लीक हो जाते हैं तो उससे वहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो क्रिएट होता है ट्यूब्यूल के अंदर, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मदद देती है कि इसकी वजह से जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है वो भी पुश बैक होते हैं, वो भी ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे मसला ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है ये डिफेक्टिव है या मौजूद नहीं है जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, तो होता क्या है जब ये मौजूद नहीं है तो पोटाशियम जो है वो ट्यूब्यूल के अंदर लीक बैक नहीं होती, तो उस वजह से वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती थी, पुश बैक हो रही होती थी ब्लड के अंदर, वो वहाँ पे नहीं होता, तो इसीलिए वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते और वो जो है बहुत ज़्यादा बॉडी से रिमूव हो जाते हैं यूरिन में कैल्शियम, यहाँ पे जो कैल्शियम की बात हो रही है। और दूसरी बात ये भी है कि सपोर्टिव हो सकती है, ये जो हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस की बात हो रही है तो ये सपोर्टिव हो सकती है कि इसकी वजह से ये होता है कि टू मच हाइड्रोजन आयन जो है वो जब रिड्यूस हो जाता है तो अल्बुमिन और इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं तो उनमें बाइंडिंग साइट जो है वो ज़्यादा खाली रह जाते हैं, तो उसमें कैल्शियम जो है उसके साथ बाइंडिंग कर जाता है, तो इस तरह इसकी ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, तो इस तरह सपोर्टिव ये भी हो सकती है, लेकिन मेन रीज़न यहाँ पे इसी ट्रांसपोर्टर का है और इस ट्रांसपोर्टर के डिफेक्ट की वजह से कैल्शियम टू मच जो है वो यूरिन के साथ जा रही होती है। अब सिम्टम्स देख लें कि इस डिसऑर्डर के अंदर क्योंकि ये बच्चों में पाई जाती हैं तो उन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो सकती हैं, ग्रोथ फेलियर हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन जो है पोलियूरिया होता है क्योंकि तो वो इसलिए जो है वेरी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन उनको होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम होती है, किडनी स्टोन बन जाते हैं, किडनी स्टोन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कैल्शियम जो है वो यूरिन के साथ वो ब्लड में कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो जो यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पे स्टोन्स बन जाते हैं, इंक्लूडिंग किडनीज़ के अंदर भी स्टोन्स बन जाते हैं। कैल्शियम जो है वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, मैग्नीशियम ब्लड में रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से मसल क्रैम्प होते हैं, वीकनेस फील होती हैं, पोटाशियम जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, इस वजह से भी मसल क्रैम्प होती हैं।
अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फीटल पोलियूरिया होता है और पॉलीहाइड्रेमनियस, ये दो कंडीशन यहाँ पे बताए गए हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो बार्टर सिंड्रोम है इसके 2 टाइप होते हैं, एक क्लासिक टाइप और एक को हम कहते हैं एंटीनेटल टाइप। ये जो क्लासिक टाइप होता है ये माइल्डर होता है, जो कि चाइल्डहुड में अपीयर होता है आफ्टर बर्थ, और जो एंटीनेटल होता है ये सीवियर कंडीशन होती हैं और ये बिफोर बर्थ जो है वो अपीयर होती हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ पे पता चल जाता है कि पॉलीहाइड्रेमनियस है। पॉलीहाइड्रेमनियस मीन्स के टू मच एमनियोटिक फ्लूइड है। वो टू मच एमनियोटिक फ्लूइड इसलिए होता है क्योंकि फीटस बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिव यूरिन पास कर रहा होता है। इसको कहते हैं फीटल पोलीयूरिया। कि फीटस जब एक्सेसिव यूरिन पास कर रहा होता है तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है कि टू मच एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी पॉलीहाइड्रेमनियस है। तो ये कंडीशन होती है, उसमें वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी की रिस्क भी होती है, और इसको जब जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो इसकी कंफर्मेशन हो जाती है कि बार्टर सिंड्रोम है। इसके अलावा नेफ्रोकैल्सिनोसिस की बात हो रही है। नेफ्रोकैल्सिनोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें बॉडी के अंदर किडनीज जो है उसके अंदर जो कैल्शियम है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो डिपोजिशन हो जाती है, लेकिन इस तरह डिपोजिशन हो जाती है कि वो पूरे किडनीज के जो टिश्यूज़ है उसमें फैल जाती है, यानी इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़ कैल्शियम डिपोजिशन। तो जब डिफ्यूज़ कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है किडनीज के टिश्यूज़ के अंदर, तो इस वजह से क्रोनिक डैमेज काज होता है किडनीज को, और ये ओवर टाइम होती है। कैल्शियम इसी तरह यूरिन के साथ जा रहा होता है, तो इस तरह जो यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पे वो ऑक्जेलेट वगैरह के साथ मिक्स हो जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इस तरह किडनी स्टोन बन जाते हैं और नेफ्रो कैल्सिनोसिस हो जाता है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेंगे किस तरीके से आप लोग डायग्नोस करेंगे कि एक बच्चे को बार्टर सिंड्रोम है। तो आप लोग ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें पोटाशियम जो है वो ब्लड में कम होगी, क्लोराइड कम होगी क्योंकि ये लॉस हो रहे हैं यूरिन के साथ। रेनिन अल्डोस्टेरोन की लेवल जो है वो ज़्यादा होगी, साथ में पीएच जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, यानी अल्कलोसिस होती है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इस वजह से पीएच जो है वो इंक्रीज़ होती है। यूरिन अगर आप लोग टेस्ट करेंगे तो उसमें पोटाशियम की लेवल ज़्यादा होगी, सोडियम क्लोराइड उसमें होगी, कैल्शियम उसमें होगी। बायोप्सी कर सकते हैं, किडनीज की बायोप्सी के थ्रू भी पता चल जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट देख लें। ट्रीटमेंट की तरफ जब हम आते हैं तो इसकी एक तो मेडिकल मैनेजमेंट होती है, एक नर्सिंग मैनेजमेंट होती है। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट इसकी कोई इस तरह कंप्लीट क्योर जो है वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए पहली बात ये कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करनी होगी, पोटाशियम जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करना होगा, यानी पोटाशियम सप्लीमेंट्स वगैरह, इसी तरह मैग्नीशियम की अगर ज़रूरत हो तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स वगैरह वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा एनसेट यहाँ पे काम आते हैं, एनसेट जैसा कि एंडोमेथसिन हो गया या फिर आइब्रोफिन हो गया, ये यहाँ पे। अब एनसेट का फंक्शन यहाँ पे किस तरह होता है तो ये आप लोग जान लें। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि बार्टर सिंड्रोम के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की लेवल जो है वो हाई हो जाती है, और ये इसलिए हाई होती है कि ये एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है। ब्लड वॉल्यूम की जो है वो कम हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम डिप्लीशन बॉडी में जब हो जाती है पोलियूरिया की वजह से, तो फिर क्या होता है उसके कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उनकी लेवल ज़्यादा होती हैं ताकि रीनल परफ्यूजन जो है उसको मेंटेन किया जा सके। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जाके जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसको डायलेट करते हैं और रीनल ब्लड फ्लो जो है उसको मेंटेन करते हैं, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है जीएफआर उसको मेंटेन करते हैं, और किडनीज जो है वो फिल्टरिंग करते रहते हैं डिस्पाइट लो वॉल्यूम। तो फिर क्या होता है यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, रास सिस्टम, वो मजीद जो है वो एक्टिव हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन चूंकि उसको मजीद एक्टिवेट कर रही होती है कि जो इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गई है, तो इस वजह से, तो इससे क्या होता है अल्डोस्टेरोन के बढ़ने की वजह से मजीद पोटाशियम जो है उसकी मजीद जो है वो लॉस होती है। और इसके अलावा
क्या होता है कि जो कंडीशन ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी में वो मज़ीद जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एनसेड देते हैं ताकि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये जाके ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो प्रोडक्शन है इसको रोक सके। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी तो इस तरह ये जो कंडीशन वर्सन हो रही है इससे हम इस तरह इसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं ताकि रास एक्टिवेशन जो है वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा एडिक्वेट साल्ट इंटेक और हाइड्रेशन का ख्याल करना होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट के तौर पे आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लोग मॉनिटरिंग और सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करें, जिसमें आप लोग इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग रेगुलरली चेक करेंगे, ख़ास करके पोटाशियम के लेवल को। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आप लोग चेक करेंगे। बच्चे की जो ग्रोथ है वो आप लोग मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा मसल वीकनेस और एरिथमियास वगैरह के लिए आप लोग चेक करेंगे कि इस तरह कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे। ट्रीटमेंट यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में भी वही बातें जो मैंने आप लोगों को बताई लिखी गई है कि पोटाशियम रिच फूड जो है सप्लीमेंट आप लोग दे सकते हैं, साल्ट और मैग्नीशियम सप्लीमेंट, और इसके अलावा एनसेड की बात हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये डिसऑर्डर समझ आ गई हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन इसमें अगर है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैंने इस वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को इसका एक लास्ट डिसऑर्डर इस चैप्टर का रहता है जो कि कंजेनिटल रीनल एट्रोफी पे है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। वो लास्ट डिसऑर्डर होगा इस यूनिट का, उसके साथ ये यूनिट 10 आप लोगों की कंप्लीटली कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मैं आप लोगों को जो रीनल एट्रोफी है वो पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।